हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सैफ अली एंड वेलकम टू M2S क्लासेस। आई होप आप सब बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास नाइन्थ। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं क्लास नाइन्थ का साइंस। ठीक है, और ये साइंस का चैप्टर 5 है। ठीक है, चैप्टर 5 पढ़ते हैं पहले, जो बायोलॉजी से शुरू है। ठीक है, और वो हमारा चैप्टर 5 जो है जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर का नाम है हमारा जीवन की मौलिक इकाई, और यह होगा, ठीक है, ये होगा लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, तो हम जानते हैं जीवन की मौलिक इकाई यानी जो कोई भी जीव है, छोटे जीव हैं या बड़े जीव हैं, किसी भी प्रकार के जो भी जीव हैं, उनके जीवित रहने की, उनकी संरचना की, उनके बनावट की क्या जिम्मेदार है। ठीक है, उनके जीवित रहने के सारी क्रिया करने के लिए उपापचय क्रिया, अपचय क्रिया या कोई भी जो भी वो क्रिया कर रहे हैं, उनकी जो एक संरचना है, उन सब के लिए क्या जिम्मेदार है। ठीक है, तो उन सब के लिए कोशिका जिम्मेदार है। ठीक है, कोशिकाओं के द्वारा उनमें जो भी क्रिया करते हैं, उपापचय क्रिया, अपचय क्रिया और बाकी सब जो भी क्रिया करें, और आपकी जो संरचना होती है, सारी चीज़ें, सारा सब कुछ उनके कोशिका पे निर्भर करता है। तो जानते हैं कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या है भाई? ठीक है, यानी जीवन की जो मौलिक इकाई है उसी को हम कोशिका कहेंगे। ठीक है, उसे हम कोशिका कहेंगे। जो जीवन की मौलिक इकाई है वो कोशिका हमारी है। तो जानते हैं कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, सजीवों के शरीर की, जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीवित चीजें हैं, उन सभी सजीवों के अंदर उनकी रचनात्मक यानी जो उनका बनावट है, ठीक है, उनकी रचनात्मक, उनका जो बनावट है, ठीक है, वो किस आकार के हैं, कैसी आकृति के हैं, कैसे चीजें, तो सारी चीज जो उनकी बनावट है, और क्रियात्मक, और जो कुछ भी वो क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, उनके जीवन को, अपने आप को जीवित रखने के लिए जो भी वो क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, वो क्रियात्मक, और जो उनकी बनावट है, रचना है, रचनात्मक। तो क्रिया, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यानी कोशिका क्या है? किसी भी जीव के रचना, यानी उनका शरीर कैसा होगा, उनके क्या क्या क्रियाएं होंगी, ये सारे चीज निर्भर करते हैं कोशिका पे। ठीक है, वो एक कोशिका ऐसी इकाई है जो उनकी रचना और क्रियाओं को नियमित करती है, और प्रायः स्वतंत्र जनन की सामर्थ्य रखती है। ठीक है, और प्रायः स्वतंत्र यानी फ्री होकर के, ठीक है, ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता कि जनन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करे। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या है? जनन के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, और अपना सामर्थ्य यानी खुद की एक योग्यता रखती है कि हम खुद से जनन कर लेंगे। ठीक है, और साथ साथ देखिए कोशिका क्या है? किसी भी जीव को उनके आकार देने के लिए, उनकी बनावट, ठीक है, उनके अंदर की जो क्रिया है, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है क्रियात्मक। तो हम कह सकते हैं शॉर्ट में कोशिका क्या है? सजीवों की, मतलब सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, और जो खुद से अपने अंदर, ठीक है, खुद से जनन की सामर्थ्य रखती हो, को खुद से अपना किसी दूसरे पर निर्भर न हो। ठीक है, अब जो जीव होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो उनके आधार पे वो अलग अलग प्रकार के सारे चीजें, उनके अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं ये कोशिका हो गई। अब हम आगे जानते हैं कि कोशिका की खोज, ठीक है, कोशिका की खोज जानते हैं कि कोशिका की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो ये हो गई कोशिका। अब कोशिका की खोज जानते हैं, तो कोशिका की खोज जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, उनकी कहानी जान लेते हैं। सबसे पहले कोशिका की जो खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने किया था, और वो हुए थे 1665 ईस्वी में। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे 1665 ईस्वी में, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। अब ये कोशिका की जो खोज की थी वो एक सरल सूक्ष्मदर्शी थी। सरल सूक्ष्मदर्शी की द्वारा, ठीक है, वो कार्क पे देखे थे। ठीक है, कार्क जो होता है, कार्क होता है ना, लकड़ी के जो, मतलब पहले जो शीशी होती थी, उन शीशियों को बंद करने के लिए उनके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगाया जाता था। लकड़ी के ढक्कन से उसे बंद किया जाता था। तो वो लकड़ी का जो ढक्कन होता था ना, उसी को हम कार्क कहते हैं। अब उसी कार्क के द्वारा, ठीक है, उन्होंने कोशिका को देखा था। तो वो क्या किए कि जो उनकी सरल सूक्ष्मदर्शी थी, उस सरल सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने कार्क को लेकर के देखा। कार्क के अंदर, कार्क को सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, तो उस कार्क पे क्या था कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे संरचना बनी हुई थी। ठीक है, इस तरह से गोल गोल संरचना, इस तरह से गोल गोल संरचना पूरी बनी हुई थी, जैसे मधुमक्खी के छत्ते की बनी होती है। ठीक है, इस तरह से गोल 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 पूरी बड़ी सी संरचना बनी हुई थी, जैसे मधुमक्खी के छत्ते की संरचना होती है। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क में, ठीक है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कार्क में, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना को देखी। अब ये संरचना जो थी, इसी को उन्होंने क्या कहा था? ये कोशिका। ठीक है, लेकिन इन्होंने उन्हें कहा था सेलुला।
ठीक है, इस संरचना को उन्होंने कहा था सेलुला कहा था। ठीक है, कोशिका उस समय नहीं बताया था, उस समय उन्होंने सेलुला बताया था। ठीक है, तो और जानते हैं कि कोशिका संबंधित जो जो खोज हुए थे। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज किए थे। ठीक है, कोशिका की सबसे पहले खोज किए थे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो कोशिका संबंधित खोज, ठीक है, कोशिका से संबंधित खोज, खोज जानते हैं। ठीक है, कौन वैज्ञानिक थे? पहले वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक, पहले नंबर के वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। 1665 उनका वर्ष है 1665। 1665 में क्या खोज किए थे? कोशिका की। ठीक है, लेकिन वो कोशिका कैसी थी? मृत थी। कहानी मैंने बताया। ठीक है, कार्क में, ठीक है, कार्क में उन्होंने पता किया था। तो कार्क यानी लकड़ी का टुकड़ा था, तो लकड़ी का टुकड़ा क्या है? मृत कोशिका है। तो वहां से उन्होंने मृत कोशिका के बारे में बताया था। लेकिन सबसे पहले अगर पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, और कोशिका मृत थी। अब मृत चाहे कोई अगर बस पूछे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो रॉबर्ट हुक। अगर पूछे कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तब भी रॉबर्ट हुक। ठीक है, दूसरा देखते हैं ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, उन्होंने 1674 ईस्वी में कोशिका की वो भी खोज किए थे, लेकिन वो कोशिका क्या थी? जीवित थी। ठीक है, तालाब के अंदर। ठीक है, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे वो तालाब के गंदे पानी को लेकर के स्लाइड पर देखा था, तो उनके अंदर कुछ ऐसी एक कोशिकीय जीव थे जो कि उनके अंदर गति कर रहे थे, स्लाइड के ऊपर गति कर रहे थे, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखा था। तो ठीक है, अगर आपसे पूछे अब कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में, और कोशिका जीवित थी। और पता अगर पूछे कि कहाँ पता लगाए थे, तो वो तालाब में। ठीक है, वहां के गंदे पानी को लेकर के स्लाइड पर आकर के वो देखे थे, तो जीवित कोशिका मिली थी। तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में इन्होंने केंद्रक का पता लगाया था, यानी कोशिका के अंदर जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था भाई? 1838-39 के लगभग में उन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत को दिया था, कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका क्या होती है। जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु जो कुछ भी है, उनकी जो क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई जो होती है, वो कोशिका ही होती है। यानी उनके पूरे शरीर का जो विकास होता है वो एक कोशिका के द्वारा ही होता है। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान ने ये सिद्धांत दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। आगे पुरकिंजे। ठीक है, 1838 ईस्वी में उन्होंने कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का पता लगाया था। ठीक है, जो भी तरल भाग होते हैं, तरल चीजें, जीव द्रव्य। ठीक है, उन जीव द्रव्य के बारे में बताया था। आगे पुरकिंजे है, पुरकिंजे ने क्या किया था? जीव द्रव्य का पता लगाया था। ठीक है, उनके बाद विर्चो है। ठीक है, विर्चो ने क्या किया था कि जो कोशिका सिद्धांत थी, ठीक है, विर्चो ने जो कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, और विर्चो ने उस सिद्धांत में एक लाइन ये जोड़ा कि जो भी एक नई कोशिका होती है वो अपनी पुरानी कोशिका से बनी होती है। ठीक है, जो नई कोशिका का निर्माण होगा वो नई कोशिका अपनी पुरानी कोशिका से ही बनी होती है। ठीक है, यानी कोई भी कोशिका जो होती है वो मतलब नई नहीं है। ठीक है, वो अपने पुराने चीजों से, पुरानी कोशिका से ही बनी है। तो ये रहा हमारा, ठीक है, कोशिका की खोज, यानी कोशिका संबंधित खोज जो है, कोशिका के अंदर क्या क्या खोज हुए थे। ठीक है, कोशिका संबंधित जो खोज है, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन स्वान, पुरकिंजे और एक विर्चो है। ठीक है, अब आगे हम जानते हैं कोशिका की विशेषता, कि कोशिका की, यानी कोई एक कोशिका है तो उसकी क्या विशेषता होती है। तो देखते हैं कोशिका की विशेषता। ठीक है, जो कोशिका होती है उनकी विशेषता क्या होती है, अगर कोई भी कोशिका है तो उसकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, पहले नंबर पे देखते हैं, पहला है इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से गुणन। ठीक है, यानी जो कोई भी कोशिका है वो स्वतंत्र रूप से गुणन कर सकती है। गुणन का मतलब क्या हुआ कि वो अपने अंदर विभाजन, अगर ये कोशिका है तो ये अपने आप को विभाजित करके दो कोशिकाओं में बटेंगी, ये दोनों कोशिकाएं विभाजित करके दो रूप में, ये दोनों कोशिकाएं दो रूप में। ठीक है, फिर ये विभाजन करेंगी, यानी इनके अंदर जो विभाजन की क्षमता है, यानी गुणन की क्षमता, यानी अपनी संख्या को वृद्धि करने की क्षमता। ठीक है, तो जो गुणन करने की क्षमता है वो क्या होती है? स्वतंत्र रूप से होती है, यानी वो स्वतंत्र रूप है, वो स्वतंत्र है कि अपने आप के अपने अंदर गुणन कर सकते हैं। वो किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है, किसी दूसरे पदार्थों पे या किसी दूसरे उत्प्रेरकों पे आश्रित नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से गुणन कर सकते हैं। ठीक है, इनमें आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। ठीक है, आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। आनुवांशिक सूचना क्या होती है?
आनुवांशिक सूचना जो होती है, ऐसी सूचनाएं, ऐसे लक्षण जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से लक्षण मिलते हैं, वो लक्षण कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। और वो लक्षण की जो सूचना होती है, ठीक है, कि ये लक्षण है, ये ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो उनकी जो सूचना होती है उसी को हम कहते हैं आनुवांशिक सूचना। ठीक है, तो जो हमें अपने पूर्वजों से मिली हुई सूचना होती है वो होती है आनुवांशिक सूचना। अब आनुवांशिक सूचनाएं क्या होती है कि इनके अंदर निहित होती है। क्यों कि आनुवांशिक सूचना जो होती है वो केंद्रक के अंदर होती है। ठीक है, ये कोशिका के अंदर ये भाग बना केंद्रक, और केंद्रक के अंदर जो आनुवांशिक सूचनाओं का कारक होता है वो होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए ही कारक होता है, वाहक होता है। ठीक है, तो डीएनए जो होता है, इस तरह से डीएनए जो होता है ये हमारी केंद्रक के अंदर होता है। तो देखिए, कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर डीएनए, और उस डीएनए के पास क्या होती है, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कोशिका के पास आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। ठीक है, तीसरा है यह स्वतंत्र जीवन हेतु, ठीक है, अपने स्वतंत्र जीवन यानी अपने आप को स्वतंत्र जीवन के लिए हेतु आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण कर सकती है। ठीक है, यानी अगर कोई एक कोशिका है तो वो अपने आप को जीवित रखने के लिए स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होगी। अपने आप को जीवित रखने के लिए जो भी वो क्रिया करना पड़ेगा, जो भी क्रियाएं करनी होगी, वो स्वतंत्र रूप से खुद से कर लेगी। ठीक है, तो यह स्वतंत्र जीवन हेतु अपने जीवन को, ठीक है, जीवन सभी आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण कर सकती है। यानी कोशिका जो है वो अपने आप को जीवित रखने के लिए सभी आवश्यक क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से कर सकती है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं है। ठीक है, आगे हम जानते हैं विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन, जो अलग अलग जीव हैं उनके अंदर जो कोशिकीय संगठन कैसे होता है, कोशिकीय संगठन। तो अगर हम चर्चा करें कोशिकीय संगठन का, तो जितने भी जीव हैं, ठीक है, विभिन्न जीव, जो अलग अलग जीव हैं, जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं, अगर कोशिका की संख्या के आधार पर देखा जाए तो वो दो प्रकार से हैं। ठीक है, कोशिका की संख्या के आधार पर, ठीक है, कोशिका की संख्या के आधार पर देखा जाए तो ठीक है, कोशिका के आधार पे की संख्या के आधार पे देखा जाए तो जो भी जीव हैं, ठीक है, वो दो वर्गों में हैं। याद रखिए, जितने भी जीव हैं वो दो वर्गों में हैं। एक पहला है एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा जो है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव। अब जानते हैं, ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जिनका पूरा जीव, ठीक है, जो मतलब पूरा शरीर, उस जीव का पूरा शरीर, ठीक है, केवल एक कोशिकाओं से बना होता है। जब पूरे जीव, उस जीव का पूरा शरीर केवल एक कोशिका से ही बना रहेगा, उसे हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उस जीव, जो भी एक कोशिकीय जीव है, तो उसका जो भी शरीर होगा, ठीक है, वो एक कोशिका से बना होगा, और साथ साथ वो एक कोशिका के द्वारा, ठीक है, वो एक ही कोशिका के द्वारा अपने आप को जीवित रखने की सारी मूलभूत क्रियाओं को संपन्न कर सकता है। उसे हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव। अब ऐसे इसके एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा है, और है पैरामीशियम। अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है। जैसे अमीबा, देखिए अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकृति, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये जीव बना क्या है, ये अमीबा। जैसे भी बना दीजिए, ये क्या बना, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, कोई निश्चित आकार, कोई निश्चित आकृति नहीं होती, वो है अमीबा। अब अमीबा जो होता है, ठीक है, देखिए ये अमीबा जो है, ठीक है, वो अब ये एक कोशिका है। ठीक है, ये इसका केंद्रक है, ये एक कोशिका है। अब इसी कोशिका के द्वारा अब ये एक ही कोशिका के द्वारा वो अपने आप को जीवित रखने के लिए जो भी क्रियाएं करनी पड़ी, ठीक है, पोषण करना हो, उत्सर्जन करना हो, श्वसन करना हो, गति करना हो, गमन, जो भी क्रिया करनी होती है वो केवल एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न कर लेता है। और जब कभी भी इनके केंद्रक जब परिपक्व हो जाते हैं, अच्छे से विकसित हो जाते हैं, छोटा सा केंद्रक बड़ा हो जाता है, जब भोजन ग्रहण करते करते धीरे धीरे जब ये व्यस्त हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो इनका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। और जैसे ही केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है तो ये पूरी कोशिका जो होती है दो भागों में बढ़ जाती है। तो दो अलग अलग कोशिकाएं
से दो अलग अलग इस तरह से अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक कोशिकीय जीव। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? वे जीव जो अपनी क्रियाओं को करने के लिए, ठीक है, या तो उनके शारीरिक निर्माण के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। वो जीव जिनको अपने आप को जीवित रखने के लिए बहुत सारे कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे मनुष्य, देखिए हम लोग के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं, कई लाख कोशिकाएं हैं, तब जाकर के हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव, जिनमें केवल एक कोशिका के द्वारा अपने आप को जीवित रख लेंगे, वो कहलाएंगे एक कोशिकीय जीव। और जिनको अपने आप को जीवित रखने के लिए बहुत सारे कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, अब एक कोशिकीय जीव के अंदर एक बात यह है कि इनके अंदर श्रम विभाजन नहीं होता। ठीक है, श्रम विभाजन नहीं होता, काम का बंटवारा नहीं होता। एक कोशिकीय जीव जो भी है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव जो है वो अपने सभी कार्यों को एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न कर लेगा। ठीक है, जो भी काम करना होगा वो इसी के द्वारा कर लेगा। अब इसमें यह नहीं कि ये दूसरा काम करेगा, ये भाग दूसरा काम करेगा, ये भाग दूसरा काम करेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, ऐसी कोई इसमें व्यवधान नहीं है। अब ये एक कोशिका के द्वारा जो भी गति करना है, शोषण करना है, पोषण करना है, उत्सर्जन करना है, जो भी क्रिया करनी होती है वो एक कोशिका के द्वारा ही होती है। यानी एक कोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन नहीं होता। ठीक है, इनके एग्जाम्पल हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीजें। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि श्रम का विभाजन होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जो अपने आप को जीवित रखने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। उनको अपनी उपापचय क्रिया करने के लिए, अपचय क्रिया करने के लिए, सभी क्रियाओं को करने के लिए उनको बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि श्रम का विभाजन होता है, श्रम का बंटवारा होता है। जैसे मानव भी क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है। इनके अंदर श्रम का विभाजन होता है, श्रम बंटवारा होता है, काम का अलग अलग। जैसे हाथ का काम अलग है, ठीक है, आंख का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, पैर का काम अलग है, सर का काम अलग है। तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, ठीक है, वो सबका काम अलग है। किसी दूसरे चीज को लीजिए, हाथी को लीजिए, उसके पैर का काम अलग है, सूंड जो है उनके काम अलग है, कान का काम अलग है, हर सारी सभी चीजों का। किसी भी आप बड़ी कोशिका मतलब बड़े जीवों में देखिए जो बहुकोशिकीय जीव हैं, तो उनके अंदर श्रम विभाजन होता है। ठीक है, उनके अलग अलग जो अंग होते हैं वो अलग अलग कार्य को करते हैं। अब ऐसा नहीं कि जो काम हमारा आमाशय कर सकता है वो काम हमारा यकृत कर दे, वो काम हमारा बड़ी आंत कर दे, वो काम हमारा छोटी आंत कर दे, या वो काम हमारा किडनी कर दे। कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है? श्रम विभाजन। श्रम विभाजन में सभी अलग अलग जो अंग होते हैं किसी एक विशेष कार्य के लिए निर्भर होते हैं, किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये हो गया हमारा जीवों में कोशिका की संगठन, विभिन्न जीवों में कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन जो होती है, अगर संख्या के आधार पर जीवों को देखा जाए तो दो प्रकार के जीव होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिनके पूरे शरीर के निर्माण के लिए, अपनी सारी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए केवल एक कोशिका की आवश्यकता होती है, एक कोशिकीय जीव। इनके अंदर श्रम विभाजन नहीं होता। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव यानी ऐसे जीव जो अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपनी सारी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए बहुत सारी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहेंगे बहुकोशिकीय जीव। बहुत सारी कोशिकाएं उनके साथ होती हैं, तो बहुकोशिकीय जीव। इनके अंदर श्रम का विभाजन होता है, यानी एक विशेष अंग किसी विशेष कार्य के लिए होता है। इनके एग्जाम्पल हो गए, जैसे मानव हो गया, ठीक है, जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कोशिका की आकृति एवं आकार। तो कोशिका का अगर सामान्यतः, ठीक है, अगर सामान्य रूप से अगर उसका आकार देखा जाए, ठीक है, सामान्यतः जो उसका आकार होता है वो होता है गोलाकार। ठीक है, किसी भी कोशिका का अगर हम प्रायः अगर उसका आकार देखें तो सामान्यतः उसका जो आकार होता है वो होता है गोलाकार। अब इसके साथ साथ, गोलाकार के साथ साथ वो बहुत सारे रूपों में होते हैं। ठीक है, जैसे अंडाकार, अंडाकार हो गया, ठीक है, अंडाकार हो गया, नलिकाकार हो गया, नलिकाकार हो गया, ताराकार हो गया, तार जैसा, ताराकार, ठीक है, आयताकार। ठीक है, यानी जो कोशिका होती है वो सामान्य रूप से देखा जाए तो वो गोलाकार होती है। ठीक है, एक गोले रूप में होती है, गोलाकार होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोशिकाएं अलग अलग, जो कोशिकाएं होती हैं वो अंडाकार भी होती है, नलिकाकार होती है, ताराकार तार जैसे होती हैं, ताराकार होती हैं, आयताकार होती हैं, और इनकी बहुत सारी
आकृति होती है, ठीक है, वो अलग अलग आकार की होती हैं, ठीक है, गोलाकार, अंडाकार, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये कोशिका जो होती है, जैसे देखिए हमारे तंत्रिका कोशिका जो होती है या तो हमारे हृदय की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, ताराकार होती हैं, ठीक है। अगर आकृति की बात करें तो जिसका आकार की बात करें तो इनका जो आकार होता है वो 0.5 से 2 म्यूमीटर, ठीक है, वो 0.5 से 2 म्यूमीटर तक होती है, सॉरी 2 नहीं 20 म्यूमीटर तक, ठीक है, 0.5 से 20 म्यूमीटर तक, ठीक है, ये म्यूमीटर है, 20 म्यूमीटर तक इनकी आकृति होती है, वो उतनी बड़ी होती है, 0.5 से लेकर के आधे से लेकर के 20 म्यूमीटर तक की होती है। अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, धरती पे जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ठीक है, सबसे बड़ा जो अंडा है वो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। शुतुरमुर्ग तो जानते हैं, ऑस्ट्रिच, ठीक है, ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ी कोशिका होती है। और माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका, इस धरती पे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है कि पेड़ पौधों के ऊपर वो आश्रित होते हैं, उनके ऊपर होते हैं और वहीं से वो अपने पोषण को प्राप्त करते हैं। बहुत ही सूक्ष्म जीव है, ठीक है, वो होते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको फैलाइए, ठीक है।